तो चलिए बेटा, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल क्लास 9 का जो साइंस का टॉपिक है बेटा। साइंस का बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, पहले तो आपको हमने बताया था सेल्स क्या होते हैं बेटा, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेटा हमने बताया था सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी का, किसी भी जीवित प्राणी का जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल, यानी आपकी बॉडी को बेसिकली डेवलप करने में, ग्रोथ करने में ये किसका मेन रोल होता है बेटा, सेल्स का मेन रोल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल को इसीलिए हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, अगर बात करें सेल्स की थ्योरी किसने दिया था, तो सेल किसने, रॉबर्ट हुक ने बेटा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल्स को डिफाइन किया था बेसिक। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेल्स बेटा क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सेल्स क्या है, पोस्टुलेट ए सेल इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। अगर हमने बताया भी था, प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है बेटा, सेल क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी आप बोल सकते हैं कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी बेसिक जो आप किसी भी चीज को, जैसे अगर आपने घर बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो बेसिक मटेरियल जो यूज करते हैं उसी टाइप वो कैसे है, एज इट इज सेल की तरह परफॉर्म होता है। आपने दीवार को तो बनाया, वॉल क्रिएट किया है आपने, ध्यान दीजिए। अब आप उन्हें वॉल में ब्रिक्स लगाए, छोटी छोटी काफी सारी ब्रिक्स को मिलाकर आपने कभी जाकर मिलाकर देखा, तब जाके कहीं आपकी एक वॉल क्रिएट हुई। अब आप, लेकिन अगर बात किया जाए तो एक बेसिक सेल्स की बेसिक यूनिट क्या थी, आपकी वॉल थी, और इसमें जो रॉ मटेरियल्स आपने यूज किया वो था। तो इसी तरह ये सेल्स भी हमारे बॉडी में बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिनसे मिलकर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, सेल क्या है आप डिफाइन कर सकते हैं, इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर बात करें थ्योरी की, तो सेल को क्या कहते हैं बेटा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं ऑफ लाइफ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, और इसी को फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे बॉडी का जो, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी का जो भी ऑर्गेनिज्म काम करता है, ऑर्गेन्स काम करता है, वो किस पे, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं, सभी के सेल्स ही होते हैं। उन्हीं सेल्स का ब्रेक होना, सेल्स का डेवलप होना, उसी के अकॉर्डिंग बॉडी में फॉर्मेशन होता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेल से रिलेटेड जो हैं। हमने बताया सेल को डिस्कवर किसने किया था बेटा, तो रॉबर्ट हुक। सेल्स की थ्योरी यानी 1665 में, अगर बात करें 1665 में किसने, रॉबर्ट हुक ने बेटा, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल्स की थ्योरी को डिफाइन किया था। तो बेसिक है, प्लीज याद रखिए, रिमेंबर कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल्स की थ्योरी किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स की थ्योरी को डिफाइन किया था। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है बेटा, व्हाट आर द सेल ऑर्गेन्स। यानी अगर हम बात करें तो सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी बेसिक आपको पता होना चाहिए बेटा, सेल ऑर्गेन्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सेल ऑर्गेन्स क्या होता है उसको हम बेसिकली कैसे कवर करेंगे, जानेंगे। ऑर्गेन्स का मतलब जो हमारे बॉडी के जो पार्ट होते हैं बेटा, जो भी ऑर्गेन्स हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, जो भी बॉडी के पार्ट होते हैं, उनको हम बात करते हैं, ऑर्गेन्स बोलते हैं। अब सेल यानी सेल को बेसिकली बनाने में जो ऑर्गेन्स या सेल से जो भी ऑर्गेन्स परफॉर्म होते हैं, तो उन ऑर्गेन्स के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिए, द सेलुलर यानी सेलुलर कंपोनेंट आर इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अगर जो सेल्स के बेसिक कंपोनेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेन्स कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दीज आगे क्या देखिए बेटा, आगे क्या है, दीज सेल ऑर्गेन्स इंक्लूड बोथ मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स। इसी में जो सेल ऑर्गेन्स होते हैं बेटा, कुछ होते हैं जो बाउंडेड होते हैं, यानी क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो बोथ मेम्ब्रेन यानी और नॉन मेम्ब्रेन दोनों से बाउंड होते हैं, कुछ नहीं होते। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें प्रेजेंट विद द सेल्स एंड आर द डिस्टिंक्ट इन देयर स्ट्रक्चर, और यही सेल, इन जो भी ऑर्गेन्स होते हैं इनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बेटा। तो प्लीज आगे देखते हैं क्या है बेसिक इन यूनिट, और भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे है
फॉर द नॉर्मल बेटा फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अगर आप बात करें आपके बॉडी का जो बेटा फंक्शंस है, यानी नॉर्मल जो फंक्शंस परफॉर्म होता है, अगर वो आपसे बात किया जाए, देखा जाए तो किससे होता है? बेसिक, जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं बेटा आपके बॉडी के, वो सब किससे परफॉर्म होते हैं? बेसिक यूनिट सेल से ही परफॉर्म होते हैं। यानी सेल्स का पर सेकंड आपके बॉडी में, ह्यूमन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल्स का ब्रेक होना और सेल का डेवलप होना, यही बेसिक फंडामेंटल्स होता है लाइफ साइकिल का। तो ध्यान दीजिए आगे क्या है, अगर हम बात करें तो ध्यान यहाँ पे सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं इनको हम कई टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। देखिए, देयर आर वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन विच द सेल विद इन द सेल। अगर आप जानते हैं सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लासीफाई आप इनको कर सकते हैं 3 कैटेगरी में कर सकते हैं, 3 कैटेगरी बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। यानी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम कहेंगे विद मेम्ब्रेन, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होती है उनको विदाउट मेम्ब्रेन कहेंगे। यानी सेल्स ऑर्गन्स जो होंगे विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन। तो ध्यान दीजिए 2 टाइप्स के होंगे, विद मेम्ब्रेन बेटा, ध्यान दीजिए विद मेम्ब्रेन और विदाउट मेम्ब्रेन, 2 टाइप्स के सेल ऑर्गन्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों टाइप्स के सेल ऑर्गन्स को हम प्रॉपर्ली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं विद और विदाउट दोनों के बारे में देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे अगर पहला देखेंगे ऑर्गन्स विदाउट मेम्ब्रेन, हम बात करेंगे जिसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, उन सेल ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो ये सेल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? अगर बात करें द सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स, ये सभी क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन, यानी इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेल वॉल में भी सेल ऑर्गन्स जो सेल वॉल है इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम में नहीं होता, साइटोस्केलेटन में भी नॉन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं। और दे आर प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। हमने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। प्रोकैरियोटिक क्या था बेटा? जिसमें न्यूक्लियस होते हैं। इनकी साइज क्या थी? आप 1 से 10 माइक्रोन मीटर बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक की, और यूकैरियोटिक की साइज 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। यानी यूकैरियोटिक की साइज 5 to 100 होती है, प्रोकैरियोटिक की साइज 1 to 100 होती है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, तो कौन कौन से सेल मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें विदाउट ऑर्गन्स, कौन कौन से हैं जिसमें विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है? सेल वॉल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन जो हैं ये सभी विदाउट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर बात करें दैट आर प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहाँ सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगला बात करते हैं अगले टॉपिक पे बेटा। देखिए है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल। यानी अगर बात करें मेम्ब्रेन प्रेजेंट की, तो जैसे विदाउट प्रेजेंट में तो कोई प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल होगा, ऑर्गन्स होगा, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स होंगे। तो ध्यान दीजिए जो ऑर्गन्स हैं सिंगल मेम्ब्रेन से किसी में प्रेजेंट होती है, किसमें उसके बारे में जानेंगे, और डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है उसके बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें बेटा यहीं पे वैक्यूल की, ध्यान दीजिएगा क्या है वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल हो गया, या फिर लाइसोसोम, गोल्गी एपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा सिंगल मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ऑर्गन्स होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन ए यूकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स में ही ओनली प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक में होते हैं। कौन से? सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स। ध्यान दीजिएगा सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक में होते हैं। अगर वहीं बात करें डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स किसमें ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिसमें डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है? तो ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड होते हैं। बेटा ध्यान दीजिए ये सभी क्या होते हैं? डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये भी किसमें प्रेजेंट होते हैं? ओनली यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट ओनली इन ए यूकैरियोटिक सेल्स। बोथ यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन्स हो चाहे बेटा चाहे, ध्यान दीजिएगा चाहे अगर सिंगल मेम्ब्रेन्स हो चाहे डबल मेम्ब्रेन्स हो, दोनों यूकैरियोटिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, बट अलग अलग ऑर्गन्स में होते हैं। जैसे अगर इसमें बात करें सिंगल में आपने देखा वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी एपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ER शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और यहीं पे डबल मेम्ब्रेन्स जो था न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते थे। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ये आपको पता चल गया। अब आगे के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं
कि आपको सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स, डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेन्स मेम्ब्रेन्स पता चल गया कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आप सेल ऑर्गेन्स को प्रॉपरली देख सकते हैं। देखिए सेल ऑर्गेन्स का कुछ डायग्राम बना हुआ है, प्रॉपरली आप यहाँ पे समझ सकते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको प्रॉपरली बताया भी गया है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में, ध्यान दीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स में ये है आपको पता। मैंने बताया कि अगर सिंगल बाउंडेड जो मेम्ब्रेन्स थे किसमें थे और डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स किसमें थे, ये भी आपको क्लियर हो गया। यहीं पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में डबल बाउंडेड था, और आपने बताया था क्लोरोप्लास्ट जो होता है, गोल्गी अपार्टस आपको मैंने बताया, गोल्गी अपार्टस हो गया या फिर वैक्यूल हो गया। यहाँ सब में आप सभी को मैंने बताया कि ये सिंगल और डबल अपार्टस डबल मेम्ब्रेन्स कहाँ कौन कौन से ऑर्गेन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं शेप एंड साइज भी देख सकते हैं। गोल्गी वेसल्स है ये बेटा। साइटोप्लाज्म है, देखिए साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे लाइसोजोम, यहाँ पे जो रेड कलर के बने हुए लाइसोजोम्स होते हैं। और अगर बात करें माइट्रोकॉन्ड्रिया की, तो आप देख सकते हैं ये है माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये भी है माइट्रोकॉन्ड्रिया, यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसी माइट्रोकॉन्ड्रिया को आप सभी को पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाउस सेल बोलते हैं। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ हाउस सेल्स बोलते हैं। इसी हाउस सेल्स यानी सेल की जो पावर, यानी जो जितनी भी एनर्जी बनती है, रिलीज होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया द्वारा, माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही द्वारा ये फंक्शंस परफॉर्म किया जाता है बेटा। तो आई होप सभी को क्लियर होना चाहिए माइट्रोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम्स का भी कुछ रोल्स होता है, राइबोसोम्स कैसे हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में प्रॉपरली आपने देखा कि कौन कौन से ऑर्गेन्स हैं जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन्स है, कौन कौन से हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेन्स है। अगर आपने देखा वैक्यूल, लाइसोजोम और गोल्गी अपार्टस जो थे, इन सभी में सिंगल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट थे। और जो न्यूक्लियस था माइट्रोकॉन्ड्रिया था, अगर बात करें न्यूक्लियस हो या माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, इन सभी में डबल मेम्ब्रेन्स बाउंडेड थे। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक के सेल ऑर्गेन्स के जो जो फंक्शंस हैं एक एक करके सभी को प्रॉपरली देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेन्स के जो जो फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शंस आता है बेटा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या है इसके बारे में प्रॉपरली हम देखेंगे। उसके बाद जितने भी ऑर्गेन्स हैं सभी के ऑर्गेन्स के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में देख लेते हैं। अगर बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहाँ होता है, क्या होता है बेटा, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और इट इज सिलेक्टिवली, या मैंने बताया था बेटा इसमें क्या होता है, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं, यानी कुछ ही पार्ट्स जो होते हैं मिनरल्स को पास आउट कर सकती है, वन साइड से दूसरी साइड पास आउट कर सकता है। विच इज कम्पोज्ड ऑफ द लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, यानी क्या है, बिलियर्स एंड प्रोटीन्स। ये किससे बनी होती है, तो चलिए बेटा देखिए हम क्या कह रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को ही हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, और इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था। और आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो होता है प्रेजेंट होता है, ध्यान दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अगर इसका फंक्शंस की बात करें तो विच इज फंक्शंस एज द सिलेक्टिवली, यानी सिलेक्टिवली फंक्शंस होता है क्या, परमेबल मेम्ब्रेन्स, यानी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, सिलेक्टिवली होती है, कुछ ही चीजों को अलाउ करती है, जैसे इट इज परमिट द एंट्री ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल, यानी ये क्या करती है, परमिट करती है, एंट्री करती है सिलेक्टिव मटेरियल्स की आउट ऑफ द सेल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसा सेल में रिक्वायरमेंट होता है आउट ऑफ द सेल या इन साइड ऑफ द सेल, जिस टाइप के मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल्स में, उसी टाइप उसको क्या करती है, परमिट करती है, यानी पास आउट करती है। ये रिक्वायरमेंट होता है इन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल बोथ में। ध्यान दीजिएगा, द सेल मेम्ब्रेन फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग सेफ एंड प्रोटेक्ट द इनर कंटेंट ऑफ द सेल। अगर बात करें एनिमल्स में तो यही सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है यही प्रोटेक्ट करती है पूरे आउटर कंटेंट। आउटर क्या है, यानी शेप एंड साइज को प्रॉपरली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है सेल मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज क्या है बेटा, रिगार्डेड एज द फ्लूइड। ध्यान दीजिए, फ्लूइड मोसाइक मॉडल, यानी कैसा है, फ्लूइड मोसाइक मॉडल पे डिपेंडेड होती है। ध्यान दीजिए की तरह होती है। अकॉर्डिंग टू, अगर बात करें बेटा फ्लूइड मोसाइक मॉडल क्या होता है, इसमें क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर
सब सेलुलर क्या बेटा स्ट्रक्चर्स होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है बेटा वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है, मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर। ध्यान दीजिए, मेड ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एंड आर एम्बेडेड, यानी जिसमें किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर्स एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। कंपोज्ड बाय द लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन, इन्हीं दो सब्सटेंस से मिलकर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया। चलिए आगे वाले टॉपिक पे देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है बेटा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। चलिए इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, पहले तो ये बेसिक फंक्शन है बेटा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटो मतलब सेल्स होता है बेटा, ध्यान दीजिए, यानी सेल से रिलेटेड जो भी हम डिस्कस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साइटो। ध्यान दीजिए, अब प्लाज्मा यानी प्लाज्मा सेल्स आपने डिस्कस कर ही लिया कि कैसा होता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, द साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, तो आप बोलेंगे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। दे आर जेली लाइक सब्सटेंस होता है बेटा, बिल्कुल ये जेली लाइक, जैसे आप गोंद जानते हैं बिल्कुल उसी तरह पारदर्शी, यानी कोई कलर नहीं होता, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और क्या होता है, फाउंडेड बिटवीन द सेल्स मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अगर बात करें यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन्स है, तो जो साइटोप्लाज्म होगा बेटा यहाँ पे फाउंड होगा, यानी जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसके चारों तरफ यहाँ पे आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर फाउंड होगा, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म कहते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी वही स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड होता है, यानी जेली लाइक होता है, गोंद की तरह बिल्कुल होता है। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, किससे मिलकर बना होता है बेटा, वाटर होता है। ऑर्गेनिक होता है एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, जैसे इसमें वाटर होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलकर बने होते हैं। साइटोप्लाज्म इज वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी सेल का बात करें तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वेयर ऑल द सेल ऑर्गेन्स आर एम्बेडेड, जहाँ पे सभी सेल ऑर्गेन्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, ध्यान दीजिए इसी में फंसे होते हैं, यानी आप बोल सकते हैं इन्हीं के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दीज सेल ऑर्गेन्स इज कंटेन क्या बेटा, एंजाइम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेकिंग प्लेस विद इन द सेल। यानी अगर बात करें तो जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बेटा, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम्स। इसमें और क्या क्या होते हैं, इसी सेल में सेल ऑर्गेन्स में कंटेन करते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आप जानते हैं कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आप कोई भी काम वाम करते हैं तो जो मेटाबॉलिक आपकी बॉडी की जो एनर्जी मिलती है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो परफॉर्म किससे होता है बेटा, इसी साइटोप्लाज्म के द्वारा कंट्रोल होता है। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी कहाँ पे होता है, बोथ प्लांट एंड एनिमल, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फाउंड होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। और इसी ये ऑर्गेनिक, इसमें क्या होता है, वाटर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये ऑर्गेन्स क्या कंटेंट करते हैं, सेल ऑर्गेन्स जो होते हैं जो इसी में साइटोप्लाज्म में धसे होते हैं, यानी वो क्या कंटेंट करते हैं, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। आप यहाँ पे न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर हमने आपको बात किया था, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था, तो आप यहाँ पे न्यूक्लियस को देख सकते हैं, ये था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बेटा, यानी ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंटर का पॉइंट है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये पोर्स कैसे हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर्स हैं। यहाँ से अब लिक्विड पास आउट हो सकता है जो न्यूक्लियस से है। और देखिए फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म है, आपको दिखाई पड़ रहा है, फर्स्ट वाला जो है ये वाला जो आप बोल सकते हैं ये गुलाबी कलर का है बेटा, पिंक कलर का कौन सा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। सेकेंड न्यूक्लियस है, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियर क्या बेटा, इनवेलप, यानी जो इसको कवर करता है उसे क्या कहते हैं, थर्ड इनवेलप, यानी न्यूक्लियस को जो कवर करे उसे न्यूक्लियस इनवेलप कहते हैं। और न्यूक्लियर पोर्स जो इसमें गड्ढे होते हैं उसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। ये तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, डायग्राम था बेटा, आप सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर यहीं पे बात करें इनके फंक्शंस की बात, तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने बताया था डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होती है। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, आप भी पढ़ सकते हैं। न्यूक्लियस क्या है, ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होता है ऑर्गेन्स, फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, सभी ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में फाउंड होती है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन्स होता है बेटा, ऑर्गेनेल होता है। विच फंक्शन
एज द कंट्रोल सेंटर द न्यूक्लियर एक्टिविटी एंड द क्या बेटा स्टीरियो हाउस ऑफ द सेल्स ऑफ डीएनए। यानी यही जो न्यूक्लियस होता है वो मेन सेंटर होता है पूरी बॉडी, पूरे सेल्स के, सभी सेल्स के एक्टिविटी का जो जितनी भी एक्टिविटी है सभी के फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है बेटा, यही आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इन फॉर्म ऑफ स्टीरियो हाउस, इसमें क्या कहते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को मैंने बताया था, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आप सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होता है, मैंने पहले ही बताया। अब ये क्या होता है, कहाँ फाउंड होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर बात किया जाए कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, तो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो आप बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस फाउंड होता है बेटा, बिल्कुल क्लियर। आगे देखिए, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन्स होता है, सभी सबसे बड़ा ऑर्गेन्स होता है, क्योंकि ये पूरे फंक्शंस को, होल सिस्टम को कंट्रोल करता है। बाय द स्ट्रक्चर्स द न्यूक्लियस इज डार्क। अगर बात करें स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस कैसा होता है, डार्क होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर में होता है, डार्क होता है। राउंड होता है, बिल्कुल राउंड गोला सा होता है, ध्यान दीजिए। सराउंडेड बाय न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और किससे सराउंडेड होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और इसमें कुछ पोर्स होते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिए, पोरस मेम्ब्रेन्स होते हैं, एंड फॉर्म ए वॉल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी और इसमें क्या होते हैं, जो पोर्स होते हैं वॉल क्रिएट करते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में क्या होते हैं, वॉल क्रिएट करते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस देयर आर टिनी स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, इसी न्यूक्लियस में जो छोटा सा स्फेरिकल बॉल होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। इट इज आल्सो कैरीज अनदर इसेंशियल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और इसी न्यूक्लियस में एक और भी स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या कहते हैं बेटा, उसको क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसी न्यूक्लियस में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आप सभी को, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा सभी को। देखिए, क्रोमोसोम्स अगर बात करें क्रोमोसोम की, ये क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर द टिनी एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है बेटा, क्रोमोसोम्स जो होता है, विच कैरी अनदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जीन। हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था क्रोमोसोम्स से क्या होता है, जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी जीन्स एक जगह से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और जीन्स आर क्या बेटा, हेरिटेडरी यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज हेल्प टू इनहेरिटेंस एंड ट्रीट्स फ्रॉम द वन जनरेशन पेरेंट टू अदर जनरेशन चाइल्ड तक। यानी इसी जीन्स, इसी क्रोमोसोम्स का फंक्शन होता है बेटा, जिससे आपके फादर के जीन आप में प्रेजेंट होते हैं। यानी जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, बेटा ध्यान दीजिए, अगर न्यूक्लियस का प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो मॉनिटर करता है सेलुलर एक्टिविटी लाइक ए मेटाबॉलिज्म। ध्यान दीजिए, आपके बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, यही न्यूक्लियस आपके बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट करता है। आई होप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर बात करें ग्रोथ बाय मेकिंग यूज ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो होता है ग्रोथ कैसे होता है, बाय यूजिंग ऑफ डीएनए होता है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कौन सी सेल्स में डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर बात करें तो आपके कौन सी सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए, उसके बाद आता है बेटा ईआर की बात करें, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम बात करें ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं। ध्यान दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या है। तो देखिए, इसका भी कुछ ये भी ऑर्गेन्स है, सेल्स ऑर्गेन्स हैं, ये भी कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स कैनाल्स फील्ड विद लिक्विड। यानी ये एक नेटवर्क होता है, कैनाल्स मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना कि नहर की तरह, एक नेटवर्क होता है, सभी से जुड़ा होता है, सभी सेल्स से आपस में अटैचमेंट होता है, मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। कैनाल फील्ड विद फ्लूइड, यानी वही जेली लाइक जो स्ट्रक्चर फ्लूइड होता है उसी से फील्ड होता है। दे आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल, ये सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है।
इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल थ्रू आउट द सेल। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं, चाहे मिनरल्स हो, ये पूरे बॉडी के सेल्स में प्रोवाइड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें देयर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की ईआर की बात करें तो ये दो टाइप्स होता है, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। पहला क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। यानी बेटा हमने बताया कैनाल की तरह, एक होगा एक रफ कैनाल होती है ऐसे ऐसे, एक स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ कैनाल होती है। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ द, किससे बेटा, सिस्ट्रेन, ट्यूबलेस, ध्यान दीजिए ट्यूबलेस एंड vesselless, which are found throughout the cell and are involved to protein manufacture। ये क्या हो, कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। और कैसे कंपोज होता है, ये कंपोज होता है सिस्ट्रेन और किससे बेटा, ध्यान दीजिए ट्यूबलेस होता है, विसेललेस होता है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की तो दे आर स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी क्या करता है, ये स्टोर करता है, स्टोरेज ऑर्गन्स होता है, एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफाइंग द सेल। यानी डिटॉक्सिफाइंग द सेल को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग डिटॉक्सिफाइंग ऑफ द सेल, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करता है about the storage organs, associated organs and lipids, steroids and responsible होता है detoxifying cells के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहीं पे अगला टॉपिक आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप सभी को यहाँ तक कवर हो गया होगा। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होता है, नेटवर्क होता है, मेम्ब्रेन्स होता है, कैनाल की तरह होता है, लिक्विड फीड होता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है कि यानी मिनरल्स को, मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल्स में सप्लाई प्रोवाइड करता है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई होप सभी को बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आप सभी का अगला जो टॉपिक है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जिसे कहते हैं पावर ऑफ द हाउस सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को के बारे में बात करें बेटा तो इसे कहते हैं पावर ऑफ द हाउस सेल। और इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है, देखिए इसमें आउटर मेम्ब्रेन यानी सबसे बाहरी लेयर जो प्रेजेंट होती है आपको दिखाई पड़ रही है, उसके बाद मैट्रिक्स यानी आप जानते हैं उसके बाद मैट्रिक्स है, और इनर मेम्ब्रेन यानी उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट सिंथेसिस क्या बेटा पार्टिकल्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और ग्रेनुअल्स होते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पूछा जाए क्या डीएनए होता है तो आप बताएंगे डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यस, डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपसे पूछा जाए तो। चलिए आगे देखते हैं कुछ और भी अदर जो फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है बेटा, तो इंडिविजुअली चलिए एक एक करके देख लेते हैं। अगर बात करें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ द हाउस सेल कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही बेटा पावर ऑफ द हाउस सेल कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, सेल पावर ऑफ द हाउस सेल्स कहते हैं एज दे प्रोड्यूस एनर्जी। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल, यानी सेल मेम्ब्रेन्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। दे आर माइटोकॉन्ड्रियल्स जो क्या है जेनोम्स इज इनहेरिटेड मेनली एंड सेवरल ऑर्गेन्स, यानी ये कुछ ही ऑर्गेन्स में पाई जाती है। इट इज डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं बाउंडेड। पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होती है। और क्या होता है बेटा शेप्ड होती है, यानी यू शेप, ध्यान आपने देखा यू शेप में ऐसे होती है, शेप में ऑर्गेन्स होता है। फाउंड ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। और ये पाई कहाँ जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ पाई जाती है बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स में। यानी यूकैरियोटिक आपने देखा अभी तक जितने भी सेल्स, चाहे प्लाज्मा सेल्स देखा, चाहे आपने जो भी सेल्स के बारे में आपने देखा वो सभी किसमें पाई जाती थी, वो सभी फाउंड आउट किसमें होती थी, तो ये किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। यानी आपने प्लाज्मा सेल्स की बात करें, चाहे फिर आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, और जो भी थे सभी किसमें फाउंड आउट होते थे, जितने भी सेल ऑर्गन्स थे हमने देखा डिस्कस किया, सिंगल ऑर्गन्स यानी सिंगल बाउंडेड ऑर्गन्स में थे या डबल बाउंडेड ऑर्गन्स थे, दोनों कहाँ पे पाए जाते थे, यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते थे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई होप माइटोकॉन्ड्रिया, बस इतना आपको याद रखना है। इट इज नोन एज पावर ऑफ द हाउस सेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और क्या होती है, इट इज डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन्स होती है, ध्यान दीजिएगा, फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स में। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिए। उसके बाद अगर बात करें डबल एंड मेम्ब्रेन्स, ध्यान दीजिए, द डबल मेम्ब्रेन्स डिवाइडेड इट्स
क्या बेटा, ल्यूमेन इनटू टू डिस्टिंक्ट क्या है एक्वेसस कंपोनेंट। द इनर कंपोनेंट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर इसी माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, यानी एक आउटर कंपोनेंट एक इनर, यानी इनर कंपोनेंट्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और विच इज फोल्डेड इनटू क्या है क्रिस्टेज वेयर द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटिन्यूअस बाउंड्री विद द साइटोप्लाज्म। यानी क्या है, कंटिन्यूअस बाउंड्री से ये बाउंडेड होती है और साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन करती है। दे यूजली वेरी, ध्यान दीजिए, दे यूजली वेरी इन देयर साइज एंड फाउंड आइदर राउंड और ओवल शेप। आपने देखा ये ओवल शेप में थी या फिर राउंड शेप में, दो टाइप से ये माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड आउट की जाती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स क्या बेटा ऑफ क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर द सीट्स क्या है बेटा, साइट्स ऑफ क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन। जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होता उसे कहते हैं एरोबिक, और जहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है वहाँ पे क्या कहते हैं, उसे एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। इन द सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एटीपी के फॉर्म में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एंड हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें एटीपी को फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी होना चाहिए। चलिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है यानी फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। फॉर इंस्टेंट अगर बात करें तुरंत की, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू केस में एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उन्हें कभी थक जाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी जब आपको जरूरत होती है, चाहिए होती है, तो आप जो ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं वो किसमें डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, एटीपी में, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए। अगर और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, क्या मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोसोम्स इन 17 यानी 70 राइबोसोम्स होते हैं। एक फ्यू अदर मॉलिक्यूल्स हेल्प टू प्रोटीन क्या है सिंथेसिस, इसमें अदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर था बेटा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। आई होप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे। तो ध्यान दीजिए, इसे पावर ऑफ द हाउस सेल भी कहते हैं। इसमें एटीपी होता है, डायरेक्टली ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एटीपी, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और ये डबल मैट्रिक्स लेयर भी इसमें प्रेजेंट होती है। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स जो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, रीजन क्या है बेटा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा, यानी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्या नाम है इसका, अगला प्लास्टिड्स। यानी ये जो प्लास्टिड्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है। प्लास्टिड्स क्या होता है बेटा, प्लास्टिड्स होता है लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन सेल्स होते हैं, सेल्स ऑर्गेन सेल्स ऑर्गेनल सेल्स के बाउंडेड होता है। ये कंटेंट्स क्या करता है, पिगमेंट कंटेंट रखता है। ध्यान दीजिए, अगर बात करें प्लास्टिड्स क्या कंटेंट रखता है बेटा, कुछ पिगमेंट्स होते हैं। प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, स्टोरेज की तरह काम करता है। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, प्लास्टिड्स आर लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स होता है विच कंटेन पिगमेंट। यानी क्या कंटेंट करता है बेटा, पिगमेंट कंटेंट करता है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट, जिसे कहते हैं ये पिगमेंट होता है, ये बेस्ड होता है कौन से किस टाइप का पिगमेंट कंटेंट करता है। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। और ध्यान दीजिए, और ये प्लास्टिड्स क्या होता है, पिगमेंट होता है जो प्लांट्स और प्लांट्स में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला क्या है, इनर मेम्ब्रेन, यानी वन को क्या नाम दिया गया है, इनर मेम्ब्रेन। और इंटर मेम्ब्रेन्स है, इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन्स है यानी बाहर वाली सबसे, और स्ट्रोमा है, थाइलाकॉइड है, एंड लामेला है। ध्यान दीजिए, लामेला यानी 6 नंबर पे जो इसे क्या बोलते हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं एकदम बिल्कुल पॉइंट की तरह जो दिखाई पड़ रही है, इसे क्या कहते हैं, लामेला कहते हैं बेटा। ध्यान दीजिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था बेटा प्लास्टिड्स के बारे में। तो ये प्लास्टिड्स कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बेटा इन सब चीजों के बारे में हमने प्रॉपर्ली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको और भी ज्यादा जानना है तो प्लीज वीडियो को जाइए यूट्यूब चैनल पे, आप देखिए प्रॉपर्ली, आपको समझ में आ जाएगा। यानी क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बेटा, ये क्या पत्तियों में, हरे पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, जिससे पत्तियां क्या होती हैं, हरे कलर से दिखाई पड़ती हैं। और क्रोमोप्लास्ट होता है बेटा, ये क्या होता है, फैट सॉल्युबल होता है। और क्या है, ध्यान दीजिए, पिगमेंट्स होता है लाइक क्या है, जैंथ्रोफिल्स
कैरोटेन्स एटीसी प्रोवाइड द प्लांट्स एंड दियर इज अ कैरेक्टर कलर। यानी येलो, ऑरेंज और रेड कलर से अगर बात करें बेटा, प्लांट्स में देखिए काफी सारे काफी टाइप्स के कलर होते हैं। अगर येलो कलर और ऑरेंज कलर और रेड कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? क्रोमोप्लास्ट। और यहीं पे अगर ग्रीन कलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात किया जाए बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, ग्रीन कलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कौन करता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस होता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, स्टोरेज करता है न्यूट्रिएंट को, बट ये कलरलेस होता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे डिस्कस करते हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है बेटा राइबोसोम। यानी राइबोसोम को क्या कहते हैं बेटा? इससे भी बोलते हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते थे पावर ऑफ द हाउस से, उसी तरह राइबोसोम्स का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स है। राइबोसोम्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा डायग्राम में बेटा। उसी तरह गोल्गी अपार्टस क्या है, और माइक्रोबॉडीज क्या है, और साइटोस्केलेटन्स क्या है, और क्या बेटा? सिली एंड फैलगा। यानी ये सभी क्या है? सेल्स के जो थे, यहाँ तक साइटोस्केलेटन तक सेल्स के फंक्शन थे। क्लियर? ये सेल्स के फंक्शन थे, यानी सेल्स के ऑर्गेन्स थे, इनके बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में आपको इसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स को बेटा डिस्कस करेंगे, राइबोसोम से रिलेटेड टॉपिक्स को। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लासेस बेटा।